अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी सैद स्टडीज़। दोस्तों, द मुग़ल एम्पायर के लेक्चर सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने बाबर के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं जो कि इसका टाइम पीरियड रहा है, इसका जो टीन्योर रहा है वो 1530 से लेकर 1556 तक रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक सेशन ऑफ हुमायूं, यानी जब इसके फादर का डेथ हुआ था बाबर का, तो उसने जो मुग़ल एम्पायर पे वो किंग बना था मुग़ल एम्पायर का, तो वो किस तरह बना था आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें हमने शेरशाह सूरी के बारे में भी पढ़ना है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। आप लोग इसके साथ नोट्स बनाते जाए मेरे साथ, जो जिस तरह मैंने लिखा हुआ है आप लोग बिल्कुल इसी तरह नोट करते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हुमायूं द सन ऑफ बाबर, ये बाबर का बेटा था। ही वॉज बर्न इन काबुल, ये काबुल में पैदा हुआ था। हुमायूं डिसेंडेड द थ्रोन इन 1530, ये 1530 में इसको ये थ्रोन मिला था, तख्त मिला था। ऑन द 4th डे ऑफ द डेथ ऑफ बाबर, जैसा ही बाबर का डेथ हुआ था उसके चौथे दिन ही इसको ये थ्रोन मिला था। ठीक है, द कंस्पायरेसी ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट निज़ामुद्दीन खलीफा हैज़ डिलेड। अब हुआ ये कि जो ये प्रोसेस ऑफ एक्सेशन था ये डिलेड हुआ था। क्यों हुआ था डिले? ये निज़ामुद्दीन खलीफा जो कि इस वक्त के चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, इसकी वजह से ये प्रोसेस लेट हुआ था, डिले हुआ था। खलीफा नॉमिनेटेड हिज ओन कैंडिडेट मेहदी ख्वाजा, क्योंकि ये जो चीफ मिनिस्टर था, ये जो निज़ामुद्दीन था खलीफा, उसने अपना एक कैंडिडेट नॉमिनेट किया था और वो चाहता था कि इस तरह थ्रोन पे, इस तख्त पे मेरा अपना एक बंदा बैठ जाए। हुमायूं डिवाइडेड द एम्पायर अमंग 4 ब्रदर्स, जैसा ही हुमायूं को मुग़ल एम्पायर मिला, उसने इस एम्पायर को क्या कर दिया, अपने 4 ब्रदर के बीच में डिवाइड किया था। कामरान जो कि इसका ब्रदर था, अस्करी, हिंदल, और ये जो मिर्ज़ा सुलेमान था ये इसका कज़न था हुमायूं का। ठीक है, कामरान को गवर्नर ऑफ काबुल एंड कंदहार बनाया था, अस्करी को गवर्नर ऑफ संभाल बनाया था, हिंदल को गवर्नर ऑफ अलवार एंड मेवात बनाया था। मिर्ज़ा सुलेमान जो कि इसके कज़न था, हिज कज़न गवर्नर ऑफ बदख्शा, अपने कज़न को क्या बनाया, बदख्शा का गवर्नर बनाया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अब हम पढ़ते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ ऑफ हुमायूं। अब जब हुमायूं को ये थ्रोन मिल रहा था, ये तख्त मिल रहा था, तो उसके सामने कौन कौन से मसाइल पेश आए थे। जैसा ही आप लोगों को पता है कि कोई भी अगर गवर्नर आता है, कोई भी बादशाह आता है, किसी तख्त पे बैठ जाता है, किसी स्टेट को कंट्रोल में लेता है, तो उसके सामने बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं। तो इसी तरह हुमायूं के सामने भी बहुत सारे मसाइल पेश आए थे, वो आज हम इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। ही डिसेंडेड एन इल ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर फ्राम हिज फादर बाबर। तो सबसे पहले ये हुआ था कि जो इसको एम्पायर मिला था वो इल ऑर्गेनाइज था, वेल ऑर्गेनाइज नहीं था। बाबर की तरफ से, जो कि इसका फादर था, उसकी तरफ से ही इल ऑर्गेनाइज इसको मिला था। बाबर वाज डिवाइडेड द एम्पायर इनटू जागीर्स। बाबर ने क्या किया था, जो इसका एम्पायर था, मुगल एम्पायर था, वो जागीरदारों के बीच में डिवाइड किया गया था। जागीरदार सेमी इंडिपेंडेंट क्रिएटेड डिफिकल्टीज फॉर हुमायूं। जागीरदार जो कि सेमी इंडिपेंडेंट थे, तो इस वजह से वो अपने फैसलों में आज़ाद थे, तो फिर उन्होंने हुमायूं के लिए बहुत सारे मसाइल भी क्रिएट किए थे। फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे क्योंकि सारा पैसा इन जागीरदारों के पास थे, तो इस वजह से ये लोग ताकत में थे, ये लोग पावर में थे, तो उन्होंने जितना भी सारा पैसा था वो अपने साथ इकट्ठा किया था। तो हुमायूं के सामने फिर मसले पेश आए थे। अब सेकेंडली क्या हुआ था, नो लॉ ऑफ सक्सेशन। अब हुआ ये कि कोई लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी सक्सेशन का। ठीक है, जैसा ही बाबर का डेथ हुआ था, ठीक है, तो कोई ऐसा लॉ नहीं एग्जिस्ट करती थी कि इसका बेटा आके इस तख्त का किंग बने, इस थ्रोन का किंग बने, मुगल एम्पायर का किंग बने। तो इस वजह से फिर इसके जो ब्रदर्स थे, उनके जो रिलेटिव्स थे या चीफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो सारे चाहते थे कि हम आ जाए, इस तख्त पे बैठ जाए। ये जगह हुमायूं को आसानी से नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर हुआ ये कि बाबर जब मरा था, उसने वसीयत की थी कि जैसे ही मैं मरूँ, मेरे मरने के बाद हुमायूं को तख्त पे बिठाया जाएगा। तो फिर ये इसको इसलिए ये जगह इसको मिली थी, किंग बना था वो। हुमायूं ब्रदर्स एंड रिलेटिव्स एस्पायर फॉर द थ्रोन। हुमायूं के जितना भी ब्रदर्स और रिलेटिव्स थे, उन्होंने भी बहुत सा एस्पायर किया था और मतलब कोशिश की थी तख्त हासिल करने के लिए।
थर्ड पे क्या हुआ था, अफगान वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत एंड गोरगा। बैटल ऑफ पानीपत और गोरगा को हमने बाबर के वीडियो में डिटेल से पढ़ा है, तो आज इधर हम इसको डिस्कस नहीं करते, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। अगर जिसने ये नहीं देखी है वो वीडियो तो वो लाजमी देख ले। अफगान को बाबर ने शिकस्त दी थी द बैटल ऑफ पानीपत एंड गोरगा में। देयर पावर वर नॉट क्रश, लेकिन उनकी जो पावर थी वो अभी भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। जैसे कि महमूद लोधी था, ये इब्राहिम लोधी का बेटा था। बहादुर शाह अब गुजरात था, गुजरात का गवर्नर था। एंड शेर खान था, और शेर खान एक ऐसा इंडिपेंडेंट बंदा था जो कि बाद में इसने बहुत पावर हासिल की थी। शेर खान के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी फ्रूट द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये बहुत मतलब पावरफुल बंदा निकला इनके बीच में से। लास्टली द आर्मी ऑफ हुमायूं वर नॉट होमोजेनस, इसकी जो आर्मी थी वो होमोजेनस नहीं थी, उसमें यानी वो क्या थी, हेट्रोजेनस थी। उसकी आर्मी में उज़्बेक सोल्जर्स थे, चंगेज़ खान के मंगोलियन थे, ठीक है। जो चंगेज़ खान है ये मंगोलियन, ये सोल्जर्स वहाँ पे तैनात हुए थे। मुग़ल थे, पर्शियन थे एंड अफ़गान थे, यानी इसकी जो आर्मी थी वो हेट्रोजेनस थी, हर कौम से बंदे एग्जिस्ट करते थे, इसमें सोल्जर्स थे। तो उनका कोई ख़ास इस तरह का कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, अपने जो उसका एम्पायर का इंटरेस्ट था वो नहीं था किसी भी सोल्जर में। वो अपने लिए लड़ रहे थे, अपने एम्पायर के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो इस वजह से फिर हुमायूं को मसला हुआ था और वो हर जंग हार गया था, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ था, हुमायूं वार विद अफगान्स। हुमायूं का जो सबसे पहला एक्सपीडिशन था वो क्या था, अफगान्स के खिलाफ था। अंडर द सुल्तान महमूद लोधी हैज़ थ्रेटन्ड हिज पोजीशन। सुल्तान लोधी जो सुल्तान था महमूद लोधी, ठीक है, जो कि इब्राहिम लोधी का बेटा था, उसने हुमायूं की ये जो पोजीशन थी इसको थ्रेट किया था। द अफगान्स वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ लोधी, सॉरी इन द बैटल ऑफ ददरा। अब हुआ ये कि जैसे ही ये हुमायूं तख्त पे बैठा, हुमायूं जब मुग़ल एम्पायर बना, तो ये जो महमूद लोधी था उसने इसके पोजीशन को थ्रेट किया था। तो फिर उनके बीच में क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी। अफगान वर डिफीटेड, अफगानों को क्या हुआ था, शिकस्त हुआ था। यानी ये जो जो बैटल ऑफ ददरा हुआ था इसमें किसको शिकस्त हुई थी, अफगानों को हुई थी, जो कि हुमायूं जंग जीत गया था, ठीक है। 1532 में ये जंग हुआ था। हुमायूं मूव टू फोर्ट ऑफ चुनार। अब इसने अफगानों को शिकस्त दी, ये कहाँ गया, ये फोर्ट ऑफ चुनार की तरफ चला गया, ठीक है। हुमायूं एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। अब इधर क्या होता है, बहादुर शाह जो कि उस वक्त का एक मेन सुल्तान था, किंग हुआ करता था, गुजरात का गवर्नर था, ठीक है। तो ये इसका बड़ा रोल रहा है, और हुमायूं इस बंदे से बहुत डिस्टर्ब था और इसके साथ बहुत सारी ताकत हुई थी। हुमायूं कॉल टू डील विद द बहादुर शाह ऑफ गुजरात। हुमायूं जो कि अफगानों के साथ लड़ा था, अब हुआ ये कि इसने गुजरात को, जो गवर्नर ऑफ गुजरात था बहादुर शाह, उसको डील करने की पेशकश की थी। बहादुर शाह एक्सपेंडेड द टेरिटरी ऑफ गुजरात। बहादुर शाह ने क्या था, जो गुजरात की टेरिटरी थी उसको एक्सपेंड किया था। दिस हैज़ थ्रेटन्ड हुमायूं एंड ब्रॉट बहादुर शाह इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद हुमायूं। अब ये जो इसकी टेरिटरी की एक्सपेंशन थी बहादुर शाह का, इसने हुमायूं को थ्रेट किया था। ये हुमायूं अपने इसमें मतलब सिक्योर नहीं था, फील कर रहा था, तो इस वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। बहादुर वर डिफीटेड एंड रन अवे। अब इसमें क्या हुआ था कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जंग हुआ था। इस जंग में बहादुर शाह को शिकस्त हुई थी और वो वहाँ से भाग गया था, ठीक है। अब जैसा ही उसने गुजरात को अपने हाथों में लिया, हुमायूं gave गुजरात टू मिर्ज़ा, ये जो कमरा मिर्ज़ा था उसका भाई था, अस्करी उसका भाई था, एंड हिंदू बेग था। गुजरात को इन तीन के बीच में डिवाइड किया था। अस्करी एंड हिंदू बेग कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम। अब अस्करी और हिंदू बेग ने क्या कर दिया, इसके अगेंस्ट साजिश की। देयरफॉर बहादुर शाह रिकवर द होल गुजरात। उनके हुमायूं के खिलाफ इन दोनों ने साजिश की थी और ये बहादुर शाह के साथ दोबारा से मिल गए थे, और बहादुर शाह आया, उसने दोबारा गुजरात को रिकवर किया था। हुमायूं मीट टू द रिवॉल्ट ऑफ शेर खान। अब हुआ ये, जैसे ही उससे गुजरात दोबारा चला गया, वापस बहादुर शाह के पास चला गया, तो उस वक्त जो शेर खान था, शेर खान भी बहुत पावर में था, पावर में आ रहा था। तो इस वजह से फिर हुमायूं के जिसने भी सारे इंटेंशंस थे वो शेर खान की तरफ चले गए। अब शेरशाह है कौन, कहाँ से आया था, किस तरह उसने जंगें लड़ी थी, किस तरह का बंदा था, वो अभी इसे हम पढ़ते देखते हैं इस वीडियो में। ओरिजिनल नेम इज़ फरीद, उसका जो ओरिजिनल नेम था वो फरीद था।
ही वॉज बर्न इन बजवारा, बजवारा में पैदा हुआ था। फादर नेम हसन सूर, इसके फादर का नाम हसन सूर था। सहराम से जो कि था, सहराम बांग्लादेश का एक, बांग्लादेश में एक इलाके का नाम। हसन हैड 4 वाइफ्स, उसके 4 बीवियाँ थी थे। फरीद फर्स्ट वन, फरीद जो कि सबसे पहली बीवी से था, ठीक है। हसन स्लेव्स टू द यंगेस्ट वाइफ, हसन जो कि जो 4th नंबर की उसकी बीवी थी यंगेस्ट वन, उसका स्लेव बन गया था। निगलेक्ट फरीद, और इस वजह से जो फरीद था, फरीद जो कि फर्स्ट वाइफ से था, ठीक है, तो उसको फरीद को उसने निगलेक्ट किया था उसने। फरीद वेंट टू जौनपुर, फरीद को अपने फादर की जो ये रवैया थी, ये बिहेवियर उसको पसंद नहीं आया, तो इस वजह से वो जौनपुर चला गया। वहाँ पे उसने एक्सपीरियंस गेन किया, वहाँ पे उसने काम किया। तो जो जमाल खान था गवर्नर, जमाल खान गवर्नर ऑफ जौनपुर, अब जो जौनपुर का गवर्नर था वो था जमाल खान। ब्रॉड रिकॉन्सिलेशन बिटवीन फादर एंड सन, कुछ साल बाद इन फादर एंड सन के बीच में सुलह करवाया था जमाल खान ने। हसन गिव इंचार्ज ऑफ फरगाना टू फरीद, जो क्योंकि अब फरीद जो था, ये जो शेर खान था, शेरशाह था, ठीक है, इसने यहाँ पे जमाल खान के साथ उसने काम किया, एक्सपीरियंस लिया, और ये बड़ा भी हो गया था। तो जैसे ही वो दोबारा आया अपने फादर के पास, फादर ने उसको क्या किया, जो परगाना था उसका चार्जेस फरीद को दिया, ठीक है। जेलसी ऑफ हर स्टेप मदर फ्रेस्ड हर हस्बैंड टू रिमूव फरीद एंड गिव द चार्जेस ऑफ परगाना टू हर सन सुलेमान। इसकी जो स्टेप मदर थी वो फरीद से जेलस थी, और उसने हसन पे मतलब प्रेशर डाला कि आप इसे करो, ये जो परगाना का चार्जेस है ये मेरे बेटे सुलेमान को दे। तो इसका जो फादर था हसन, उसने इसी तरह किया, जितना भी उसके चार्जेस थे वो सारे सुलेमान को दिया। फरीद वेंट टू आगरा, फरीद के आगे फरीद आगरा की तरफ चला गया, और वहाँ पे फिर उसने जॉब की, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, उसकी जो कल्चर थी, सिविलाइजेशन थी, वो सारा वो समझ गया। डेथ ऑफ हिज फादर ब्रॉट हिम बैक टू द ससाराम, अब ये दोबारा ससाराम आया जब उसके फादर का डेथ हुआ, और वहाँ पे उसको पता चला उसकी जो ब्रदर्स थे, जो इसके स्टेप मदर थी, वो उनको इनके जागीर में हिस्सा नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो फिर वह हुमायूं फरीद ने क्या किया, फरीद खान इंटर इनटू सर्विस ऑफ बहार खान, अब ये बहार खान के पास आया जो कि बिहार का रूलर था। रिसीव टाइटल ऑफ शेरशाह, यहाँ पे उसने शेरशाह का टाइटल रिसीव किया था, क्योंकि इसको दे टाइगर लॉर्ड कहता है, ये टाइगर को मारता था, शिकार करता था, तो इसलिए इस वजह से फिर बहार खान ने इसको टाइटल दिया था शेरशाह का। बहार खान एक्सपेल्ड हिम, बहार खान ने भी इसको क्या कर दिया, निकाल दिया था अपने तख्त से, अपने एम्पायर से। मूविंग टू हिज सन जलाल खान जेलसी, अब जो कि जलाल खान इसका बेटा था बहार खान का, और जो जैसा ही वहाँ पे फरीद खान आया था, शेरशाह आया था, वो आगे बढ़ जा रहा था, उसकी जो पावर थी वो इंक्रीज होता जा रहा था। तो इसका जो बेटा था जलाल खान, वो उससे जेलस हुआ, तो फिर बहार खान ने उसको शेरशाह को निकाल दिया था, फरीद खान को निकाल दिया था। इन 1527 वेंट टुवर्ड्स बाबर, अब जैसे ही उसने बहार खान ने उसको निकाला, ये बाबर की तरफ आया। बाबर जो कि मुगल एम्पायर था, उस वक्त जिंदा था, तो ये बाबर के पास आया। शेरशाह स्टडीड द वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, रेंडर सर्विसेज टू द बाबर, उसने सारे अपने जो सर्विसेज थे वो किसको रेंडर किए थे, बाबर को। और उस वक्त उसने मुगल एम्पायर के जितनी सारे भी कमज़ोरियाँ थे उसको उसने समझ लिया था, ठीक है। इन 1528 शेरशाह लेफ्ट द मुगल एम्पायर, और वो वहाँ से चला गया 1528। मीट विद द बहार खान, जो ओल्ड मास्टर था उसका, बहार खान के पास दोबारा गया, उसके साथ मिल गया। आफ्टर द डेथ ऑफ बहार ब्रॉड गवर्नर ऑफ बिहार, अब हुआ ये कि जैसे ही वो दोबारा बहार खान के पास आया, बहार खान का डेथ हो गया था, ठीक है, तो ये फिर गवर्नर बना था बिहार का, कौन, शेर खान। अब जो शेरशाह सूरी है ये कहाँ का गवर्नर बना, बिहार का बना था। अब हम देखते हैं कि जो हुमायूं ने शेरशाह, शेरशाह के बारे में भी हमने पढ़ लिया, हुमायूं के बारे में भी पढ़ लिया था। ये जो कि शेरशाह जो था ये अफगानों से था, और ये जो हुमायूं था ये मुग़ल एम्पायर था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन से जंग हुए थे, कैसे उन दोनों ने स्ट्रगल किया था एक अपने तक को हासिल करने के लिए, अपने या प्रोटेक्शन के लिए, तो वो अभी हम पढ़ते हैं। इन 1530 शेरशाह कैप्चर्ड द चुनार, अब चुनार जो कि उसके हुमायूं के साथ था, ठीक है। तो ये अब किसने कब्जे में लिया, शेरशाह ने लिया, ठीक है, शेरशाह ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। और शेरशाह के पास बिहार ऑलरेडी था, वो वहाँ का गवर्नर था, अब वो आगे जाना चाहता था, चुनार की तरफ आया। दिस ब्रॉट हिम इन कन्फ्लिक्ट विद हुमायूं, इसमें फिर क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। हुमायूं मार्च अगेंस्ट शेरशाह इन 1531,
ये हुमायूं इसके ख़िलाफ़ गया था, जंग के लिए गया था 1531 में। देयर वाज अ पीस ट्रीटी बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह। फिर उसके बीच में पीस ट्रीटी हुई थी, कोई जंग नहीं हुआ था। शेरशाह टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स अफगान चीफ्स। अब शेरशाह क्या किया, शेरशाह की यहाँ पे उसने पीस ट्रीटी की हुमायूं के साथ, और इसके जो सारे तरजीह थी वो किसने वो उसने अफगानों को दिया, क्योंकि वो वहाँ पे और पावर गेन करना चाहता था। ड्यूरिंग द पीस ट्रीटी हुमायूं बिजी विद द बहादुर शाह ऑफ गुजरात। अब जो कि हुमायूं गुजरात से भी तंग था, बहादुर शाह से तंग था। अब यहाँ पे हुमायूं ने पीस ट्रीटी बनाई शेरशाह के साथ, और ख़ुद कहाँ पे बिजी हो गया जंग में, बहादुर शाह के साथ बिजी हो गया। शेरशाह इंक्रीज हिज पावर इन द बंगाल एंड बिहार। और इस बीच में शेरशाह ने जितना जो इसके पावर थे वो उसने और इंक्रीज कर दिए बिहार और बंगाल में, ठीक है। गौर की कैपिटल ऑफ बंगाल वर आल्सो ऑक्युपाइड बाय द शेरशाह। अब जो शेरशाह था, शेरशाह ने इसकी जो कैपिटल थी बंगाल का, गौर का, उसको भी अपने कब्जे में लिया था। हुमायूं ट्राई टू मेक पीस ट्रीटी विद शेरशाह बट फेल्ड। हुमायूं ने कोशिश की कि वो शेरशाह के साथ फिर से एक ट्रीटी बनाए, पीस ट्रीटी बनाए, लेकिन वो शेरशाह नहीं बनाना चाहता था। अफगान कैप्चर्ड बंगाल। अब और जो शेरशाह था, जो कि अफगान था, ठीक है, वो आए और उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में लिया। शेरशाह इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द बिहार एंड दिल्ली। बंगाल पे, दिल्ली पे, बिहार पे, इन सब पे किसका कब्जा था, किसका कंट्रोल था, वो शेरशाह का था। शेरशाह एट द बैटल ऑफ चौसा हुमायूं 1531। ये मैंने शॉर्ट्स बातों में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हुआ ये कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में एक जंग हुआ था। उस जंग का नाम है बैटल ऑफ चौसा, और कब हुआ था, 1531 में हुआ था। अब हम आगे देखते हैं कि किसको विक्ट्री हुई थी। विक्ट्री ऑफ शेरशाह। और इस जंग को किसने जीता था, शेरशाह ने जीता था। इज्यूम द टाइटल ऑफ शेर। और इस जंग के दौरान शेर को जो शेरशाह सूरी था, इसको शेर का भी टाइटल मिल गया था। हुमायूं कलेक्टेड आर्मी ऑफ 90,000। 90,000 की आर्मी उसने हुमायूं ने दोबारा उसने इकट्ठा कर दिया, बट डिफीटेड बाय अफगान्स एट द बैटल ऑफ कनूज। अब क्या हुआ, हुमायूं दोबारा उठा, कुछ सालों बाद उसने एक और आर्मी तैयार की थी 90,000 की, और जो आर्मी थी उसने जंग लड़ा था अफगान के साथ, यानी शेरशाह के साथ, और बैटल ऑफ कनूज जिसको कहता है 1540 को हुआ था। और इस जंग में भी अफगानों ने हुमायूं को शिकस्त दी थी, ठीक है। थ्रो द थ्रोन ऑफ हुमायूं। अब क्या हुआ, जैसे ये कनूज हुआ था, ये जंग कौन जीता था, शेरशाह जो के जीता, और इस तरह हुमायूं को शिकस्त हुआ था, और हुमायूं को मुग़ल एम्पायर से हटा के अफ़गान वहाँ पे आके, यानी जो शेरशाह सूरी था वो वहाँ पे आया, मुग़ल एम्पायर का किंग बन गया था, ठीक है। यानी जो हुमायूं था, जो मुग़ल एम्पायर था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और किसके हाथों में आया था, शेरशाह सूरी के हाथों में आया। अब हम देखते हैं काजेज़ ऑफ हुमायूं फेलोर। अब हुमायूं को क्यों शिकस्त हुई था, क्यों वो उससे जो एम्पायर था वो चला गया था, तो ये बहुत सारे काजेज़ है, वो हम पढ़ते हैं। फर्स्टली हुमायूं डिसऑर्गेनाइज सुप्रीम कमांड टू द हैदर मिर्ज़ा। सबसे पहले तो ये हुआ कि जो हुमायूं था, ठीक है, ये डिसऑर्गेनाइजर था, यानी इसने जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन करता था, जो भी वो प्लानिंग करता था, वो डिसऑर्गेनाइज थे। सुप्रीम कमांड ऑफ हैदर मिर्ज़ा, सुप्रीम फ्रॉम। अब कोई जो जंग हो रही थी, ठीक है, बैटल ऑफ कनूज जो हो रहा था, चौसा जो हो रहा था, उसको जो कमांडर था वो कौन था, हैदर मिर्ज़ा था। अब हैदर मिर्ज़ा जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था। वेस्टेड ऑलमोस्ट 8 मंथ इन द वॉर। जैसे ही उसको बांग्लादेश में बंगाल मिला था, तो उस वक्त उसने क्या कर दिया, तकरीबन 8 मंथ्स उसने क्या कर दिया, वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर दिया, जो कि शेरशाह जो कि वहाँ पे अपने पावर को इंक्रीज़ कर रहा था, तो इस वजह से बाद में इसको शिकस्त भी हुई थी। अब सेकंड पे क्या है, हिंदो बेग फॉल्स कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट। अब हुआ ये कि जो हिंदो बेग था, उस हुमायूं ने हिंदो बेग को बोला कि तुम जाओ शेरशाह के पावर का अंदाज़ा लगाओ, वहाँ से एक रिपोर्ट लेके आओ, हमें बता दो कि इसकी पावर कितनी है। और हिंदू बेग गया और वापस आया, उसको एक गलत रिपोर्ट दिया कि हुमायूं तो शेरशाह का तो कोई पावर है ही नहीं। तो इस वजह से फिर हुमायूं बहुत रिलैक्स हो गया, तो और शेरशाह जो था वो आगे निकल चुका, और उसने अपने पावर को इंक्रीज़ कर दिया था, ठीक है। थर्ड पे कौन सा है, लेक ऑफ डिसिप्लिन इन हुमायूं आर्मी। जो हुमायूं की आर्मी थी उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं थी, और जो
शेरशाह की थी। वो बहुत एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कमांड करता था और उसने अपनी आर्मी को बहुत डिसिप्लिन में रखा था। फोर्थ पे क्या हुआ था, हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफ हिज ब्रदर्स। अब हुआ ये कि जो इसके ब्रदर्स थे कामरान, जो कि कामरान और ये अस्करी था, वो दोनों गुजरात बहादुर शाह गुजरात था, पीछे हमने पढ़ा, उसके साथ उनके साथ मिले थे, ये शेरशाह के साथ भी मिले थे। तो अपने ब्रदर हुमायूं के खिलाफ ये सारे लड़ रहे थे, तो हुमायूं को इस चीज़ ने बहुत कमज़ोर किया था। ठीक है, अब लास्ट पे क्या हुआ था, शेरशाह डिप्लोमेसी एंड स्किल सुपीरियर टू हुमायूं। अब जो शेरशाह था, इसकी जो ये एक डिप्लोमेट बंदा था, उसकी जो स्किल्स थी वो हुमायूं से बहुत बेहतर थे, तो इस वजह से फिर हुमायूं को हर जगह पे शिकस्त हुई थी और वो फेल हुआ था। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं, अब कहते हैं फ्लाइट ऑफ हुमायूं। अब जैसे ही बैटल ऑफ कनौज हुआ था, उसमें हुमायूं को शिकस्त हुई थी। अब हुमायूं क्या हुआ, उसने वो छोड़ के, जो मुगल एम्पायर था, जो इंडो पाक था, उसको छोड़ के चला गया था। अब हम देखते हैं वो कहाँ गया था। आफ्टर द डिफीट एट द बैटल ऑफ कनौज, ठीक है, इसको डिफीट हुआ था। मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, ये पंजाब आया, अपने ब्रदर के पास आया, उसको कोई शेल्टर नहीं मिला था। ठीक है, विड्रा टू सिंध, ये सिंध आया। अब सिंध की जो वहाँ का रूलर था, उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था, क्या नाम था, हमीदा बानो। हमीदा बानो से के साथ उसने शादी की थी, किसने, हुमायूं ने। ठीक है, कुड नॉट कन्क्वेयर बकार, उसने बकार पे भी अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने हमीदा बानो के साथ शादी की थी, जो कि अकबर, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अकबर फिर इसके इस हमीदा बानो बेगम से हुआ था। ठीक है, विद हेल्प ऑफ राना फरासाट ही अटैक द बकार। फिर उसने बकार को क्या कर दिया था, अटैक किया था, उसमें राना फसाद ने उसकी हेल्प की थी, लेकिन फिर वो नाकाम रहा। ही डिसाइडेड टू लीव फॉर फर्जिया। अब हुआ क्या, उसने फैसला किया कि मैं ईरान जाऊंगा, फर्जिया जाऊंगा, और वो कहाँ पे चला गया, फिर ईरान चला गया। अब ये बाद में हम पढ़ते हैं कि वो ईरान में किस तरह, मतलब वापस किस तरह आया, ये दोबारा हम बाद में पढ़ेंगे। अब कन्क्विस्ट ऑफ शेरशाह, शेरशाह ने किस तरह ये जंग जीती थी। ठीक है, किस तरह ये हर जंग को जीत रहा था। द फ्लाइट ऑफ हुमायूं लेफ्ट शेरशाह द रोलर ऑफ द बंगाल एंड आगरा। अब हुआ ये कि जैसा ये हुमायूं ईरान चला गया, पर्शिया चला गया, शेरशाह इधर रूलर बना बंगाल का, आगरा का, बिहार का, जौनपुर का एंड दिल्ली का। ठीक है, पंजाब आल्सो फॉल इनटू हिज हैंड्स। पंजाब जो कि कामरान हुमायूं का जो ब्रदर था, वहाँ पे रोल कर रहा था, पंजाब भी शेरशाह के हाथों में आ गया था। ही सुफ्रेस द रेबिलियन ऑफ खिजर खान, गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का जो एक गवर्नर था खिजर खान, वो रिवॉल्ट उसने किया था शेरशाह के खिलाफ, लेकिन शेरशाह ने इसको भी सप्रेस कर दिया था। शेरशाह टर्न इज अटेंशन टुवर्ड्स द मलवा। अब ये जो इसके इंटेंशंस थी वो किस तरफ टर्न हुए थे, राजपूत के पास की तरफ हुआ था। शेरशाह डाई इन द 1545। यहाँ पे शेरशाह की डेथ होती है, कब होता है, 1548। अभी से आगे क्या होता है, अब ये हुआ कि देखो, अब शेरशाह आया, उसने 5 साल मुगल एम्पायर पे रोल किया, 5 साल के लिए वो वहाँ का किंग रहा था। अब हम देखते हैं कि जो शेरशाह की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कैसा था। ठीक है, द फर्स्ट रूलर हु पॉपुलराइज द गवर्नमेंट, सबसे पहले ये एक फर्स्ट रूलर था मुगल एम्पायर का, यानी जितना भी इंडिया पे जितना भी किंग्स आए हुए, ये सबसे फर्स्ट रूलर था जिसने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पॉपुलराइज कर दिया, यानी द किंग मस्ट रोल फॉर द गुड ऑफ हिज पीपल। पहले इस तरह हुआ करता था कि जो किंग थे वो कहते थे कि लोग किंग के लिए काम करेंगे, लेकिन ये ऐसा किंग था शेरशाह सूरी, वो कहता था कि किंग मस्ट रोल फॉर द गुड्स ऑफ हिज पीपल, वो अपने लोगों के लिए काम करेगा, लोग किंग के लिए काम नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहला रूलर था, ये इसकी एक क्वालिटी है। हिंदू कंसोलिडेटेड बाय द पॉलिसी ऑफ जस्टिस, और उसने हिंदुओं को भी मतलब जस्टिस दिया था, उनके साथ पेश आता था, जस्टिस से पेश आता था, अच्छा कर रहा था हिंदुओं के साथ। लैंड रेवेन्यू सेटल इक्वली, जितना भी लैंड थी उसको इक्वली उसने सेटल कर दिया था। हिस्टोरियन टॉक अबाउट हिज रेन एज अ गोल्डन एज, जितने भी हिस्टोरियंस है वो बताते हैं कि मुगल एम्पायर में या जितना भी किंग रहे उसमें शेरशाह की जो इरा था, इरा ऑफ रेन था, यानी जो उसने गवर्नमेंट की थी, वो गोल्डन एज बताया जाता है। असेस्ड बाई मैनी मिनिस्टर्स, इसके पास बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट थे, वो ऐसा नहीं थे कि अपना फ़ैसला खुद कर लेते थे, वो जो कुछ भी करते थे अपने फ़ैसले में इंडिपेंडेंट थे, और वो शेरशाह के कहने पे वो सब कुछ करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, अब उसने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए थे। फॉर द पर्पज ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन द होल एम्पायर वर डिवाइडेड इनटू 47 सरकार्स आर डिवीजन। अब हुआ ये कि उसने जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो 47 सरकार्स में डिवाइड किया था। ठीक है, डिवीजन बनाया था उसने। हुआ ये कि दो
और इसमें फिर 2 ऑफिसर्स थे, यानी 2 उसने ब्रांच बनाए थे, 2 ऑफिसर्स थे, उसमें 2 ब्रांच थे, एक चीफ शिकदारान थे और दूसरा क्या थे, चीफ मुनसिफान सिविल्स ऑफिसर थे, ठीक है। अब देखते हैं कि हम ये जो चीफ शिकदारान थे उनके काम क्या था, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब इन लोगों का काम यह था, ये जो चीफ था, ठीक है, शिकदारान, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कोई भी अगर बगावत करता था, ठीक है, तो उसको मेंटेन कौन करते थे, ये शिकदारान करते थे, ठीक है। यानी ये जो पुलिस का काम वो करता था वो ये शिकदारान करते थे। और दूसरा कौन सा ब्रांच था, वो ये था चीफ मुनसिफान। चीफ मुनसिफान कौन थे, ये सिविल ऑफिसर हुआ करते थे। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी अगर डिस्प्यूट आता था, कॉन्फ्लिक्ट आता था, उसको सोल्व करते थे। एक्ट एज अ जज, ये जज के काम करते थे। और दूसरा उसने जो सबसे बड़ा अच्छा काम किया था वो क्या किया था, अल्सो अलाउड द ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस ऑफ द विलेज यूज्ड टू बी। अब जितना भी विलेज के लोग थे, ठीक है, उनके लिए उसने क्या किया था, पंचायत को अलाउड किया था। पंचायत ये कि जो जरगा सिस्टम है, यानी लोगों के विलेज के लोग मिल के कोई भी मसला खुद सोल्व करते थे। तो ये शेरशाह ने लोगों को इजाज़त दी थी इस चीज़ की। कौंसल ऑफ कॉन्सिस्ट ऑफ विलेज मैन, यानी एक कौंसल था जिसमें पंचायत एक कौंसल है जिसमें जो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है, और जो विलेज के लोग हैं वो उनको लीड करते हैं, ठीक है। अब मिलिट्री रिफॉर्म्स हम देखते हैं कि जो शेरशाह सूरी के मिलिट्री रिफॉर्म्स थे वो क्या है, कैसे थे, वो कौन से रिफॉर्म्स लेके आए थे, चेंजेस लेके आए थे। सेंट्रलाइज द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी ना, वो उसको सेंट्रलाइज किया था। द सोल्जर्स हैड टू बी क्लोज कॉन्टेक्ट विद द किंग स्टेट। पहले से वो इस तरह करता था कि जो भी आर्मी थी वो इंडिपेंडेंट थी, वो किंग के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं रहते थे। लेकिन उसने सेंट्रलाइज इस तरह कर दिया कि जितना भी आर्मी है वो आके वो ऐसे करेंगे, जो किंग है किंग के साथ मिल के उसके साथ मशवरा करेंगे। यानी ये इस तरह थी कि दोनों के मिल के काम करेंगे, और किसके मशवरे से काम करेंगे, किंग के मशवरे से काम करेंगे। तो इसलिए इसने सेंट्रलाइज किए थे। द हार्सेस वर ब्रांडेड, जितना भी हार्सेस थे उनको ब्रांडेड किए थे, यानी जो अच्छे को हार्सेस थे उनको जंग के लिए ट्रेन किए थे और उनको सोल्जर के पास रखे थे। जब भी जंग होता था तो उन घोड़ों को फिर यूज़ करते थे। सोल्जर्स वर रिक्रूटेड बाय एम्पायर, अब वो खुद सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहे थे, यानी उनकी जो तैनात थी, उनकी जो भर्तियां थी वो कौन कर रहे थे, वो एम्पायर खुद कर रहे थे। इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आर्मी, दिस स्टेप वर टेकन टू अवॉइड द करप्शन। आर्मी में बहुत सारे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लेके आए थे और करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये सारे उसने किए थे, डिसिप्लिन को सख्त किए थे। वन डिवीजन ऑफ आर्मी कॉल्ड फौजी, एक को डिवीजन को फौजी कहते थे जिसको कमांड करते थे फौजदार। जागीरदारी सिस्टम व रेबोलस, जो जागीरदारी सिस्टम अकबर के सॉरी बाबर के टाइम से आ रहे थे, हुमायूं के टाइम में भी थे, तो इसको शेरशाह सूरी ने ख़त्म किए थे। अब हम देखते हैं जो लैंड रेवेन्यू है इसकी क्या रिफॉर्म्स वो लेके आते हैं। व्हेन शेरशाह बिकेम इंपीरियर, ही रियलाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम इज़ नॉट बेस्ड ऑन जस्टिस। जैसे ही वो एम्पायर बना उसने रियलाइज़ किया कि ये जो हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ये जस्टिस बेस्ड नहीं करते हैं, जिसको कम मिलना चाहिए उसको ज़्यादा मिला हुआ है और जिसको ज़्यादा मिलना चाहिए उसको कम मिला हुआ है। देयरफॉर ही हार्डर द मेजरमेंट ऑफ लैंड, उसने इसलिए उसने क्या कर दिया कि ये जो लैंड मिला है लोगों को इसको दोबारा मेजर किया जाए। मेजर बाय द रोप, अब जो मेजरमेंट हुए थे वो किस चीज़ से हुआ था, जो यूनिट यूज़ किया था उसको रोप किया था, ठीक है, रोप के यूनिट यूज़ हुआ था। ग्रेट रिगार्ड फॉर पेजेंट्स, अब जो बाबर का जो ख़यालात थे, जितना भी उसके मतलब अच्छे रिगार्ड्स थे वो किसके पास थे, वो थे पीजेंट के पास, यानी जो फार्मर्स थे। एग्रीकल्चर वर्स इंकरेज, जितने भी एग्रीकल्चरस थे उनको इसने इंकरेज किया था, उनको ज़मीन देते, उनको मतलब पानी वगैरह दिए थे और एग्रीकल्चर को इस तरह उसने प्रमोट किया था। करेंसी रिफॉर्म्स, अब देयर वर नो रिलेशन बिटवीन द गोल्ड एंड लोअर मेटल्स, उससे पहले बिफोर हिम, यानी शेरशाह से पहले गोल्ड और इससे जो लोअर मेटल थे यानी सिल्वर वगैरह, उनके बीच में कोई ऐसा ख़ास रिलेशन नहीं थी। रिकंस्ट्रक्टेड करेंसी, बाबर ने क्या सॉरी शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया करेंसी को। इंट्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स, उसने कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, किए थे, ठीक है। अब आल्सो इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन्स, उसने गोल्ड कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किए थे। शेरशाह हैज़ ऑनर्ड फॉर द करेंसी रिफॉर्म्स, शेरशाह जो कि सबसे पहला और आखिरी बंदा है जो एम्पायर था मुग़ल एम्पायर का, या जितना भी एम्पायर्स आए थे उनमें सबसे पहला बंदा था जिसने करेंसी रिफॉर्म्स लेके आए थे थ्रू आउट द मुग़ल एम्पायर, सही है। पुलिस सिस्टम, अब पुलिस सिस्टम क्या उसने बनाई थी, पुलिस सिस्टम में ये हुआ था बेस्ड ऑन लोकल पुलिस सिस्टम, यानी लोकल पुलिस सिस्टम पे बेस्ड करता था उसके पुलिस सिस्टम। अब लोकल पुलिस सिस्टम क्या है,
यानी रिस्पॉन्सिबल विलेज हेडमैन। विलेज किसी भी गांव का या किसी भी मोहल्ले का जो रिस्पॉन्सिबल बंदा था, हेडमैन जो था, वो हर क्राइम का रिस्पॉन्सिबल था। यानी इस तरह रिस्पॉन्सिबल था कि अगर वहाँ पे कोई चोरी हुआ हुआ होना, ठीक है, किसी और बंदे ने देख लिया, वो आके हेडमैन को बताता और हेडमैन आके उस फिर एम्पायर को बताता। रिजल्ट ऑफ कंप्लीट सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इसका जो नतीजा निकला वो ये था कि लोगों की जो लाइफ थी और प्रॉपर्टी थी उसकी बहुत सारी मतलब सिक्योरिटी उसको मिली थी। अब जो शेरशाह सूरी है, इसके बारे में, इसके पुलिस सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि अगर कोई औरत को आप उसके सर पे गोल्ड के कोई बैग या कोई चीज़ सर पे रख दे और उसके पूरे हिंदुस्तान में बेच देते हैं ना, फिर भी कोई भी बंदा उससे ये चोरी नहीं करती। जो गोल्ड वो लेके जा रही थी ना, कोई भी उससे चोरी नहीं करता था, क्योंकि इसकी पनिशमेंट इतना सख्त थी, तो लोग इससे डर रहे थे। यानी उसका जो पुलिस सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। पब्लिक वर्क्स में उसने क्या क्या किया, द मोनूमेंट ऑफ इज़ द ग्रेट रोड, उसने सबसे पहले ये काम किया था, रोड्स बनाए थे। जो रोड सबसे पहले किसने बनाया था, ये शेरशाह सूरी ने बनाया था। पब्लिक कन्वीनेंस, यानी जो पब्लिक की जो ट्रांसपोर्टेशन थी एक जगह से दूसरी जगह के लिए, उसके लिए बनाया था। द लार्जेस्ट रोड ग्रैंड ट्रंक रोड, ये सबसे जो लार्जेस्ट रोड है वो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो कि सोनारगांव से लेकर यानी ईस्ट बंगाल से लेकर वेस्ट पंजाब तक इसकी जो रूट है यहाँ से आते हैं। और इसका जो रूट है कहाँ से गुजरता है, आगरा से, दिल्ली से और लाहौर से। फैसिलिटेड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, यानी जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे, असला वगैरह लेके जाते थे, उस इन रोडों के ज़रिए लेके जाते थे। फाउंडेड हॉस्पिटल्स, उसने हॉस्पिटल्स बनाए, मकतब्स बनाए और मदरसास बनाए। पुराना किला इसने बनाया था, विच ही बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ द जमुना नियर द दिल्ली, दिल्ली के पास जो जमुना है उसके जो किनारा है वहाँ पे उसने बनाया था। अब जो इसकी रिलीजियस पॉलिसी थी वो क्या था, यानी ये इस तरह नहीं था कि बिल्कुल प्रो इस्लामिस्ट था, यानी इस्लाम से बहुत प्यार करता था। ना वो अगेंस्ट हिंदू था, ना ही अगेंस्ट मुस्लिम्स थे। वो एक सिक्युलर बंदा था। वो क्या करता था, कॉन्सलेटेड हिंदू बाय पॉलिसी ऑफ जस्टिस एंड टोलरेशन। उसने हिंदुओं के साथ बहुत अच्छा रवैया रखा। उनको मतलब जो स्टेट में अच्छे अच्छे पोजीशन थे वो हिंदुओं को दिए थे, मुसलमानों को भी दिए थे, क्योंकि ये खुद मुस्लिम था। ब्रह्माजित गौर एंड राम सिंह इन इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफ द स्टेट, यानी जो उनके बंदे थे इन सबको अच्छे अच्छे पोस्ट दिए थे। एबोलिश द जिजिया टैक्स, जो कि हिंदुओं पे एक टैक्स लगा था जिजिया के नाम से, वो क्या कर दिया, उसको एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। एंड इंकरेज द इंटर मैरिज, और इनके आपस में शादियाँ भी हुए थे। अब क्या होता है, ये तो हमने शेरशाह के बारे में पढ़ लिया था। हमने पीछे पढ़ा था कि हुमायूं क्या हुआ था, वो पर्जिया चला गया था, ईरान चला गया था। अब हुमायूं वापस आ जाता है, ठीक है, कब आता है, 1541 में आ जाता है, ठीक है। हु लेफ्ट सॉरी हु लेफ्ट फॉर पर्जिया इन 1551 में, 1541 में गया था। सिक्योर सिक्योर द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ शाह ऑफ पर्जिया। अब जो वहाँ का रोलर था पर्जिया का, ईरान का, वो कौन था, शाह था। शाह ये क्या पूरा नाम इसका क्या है, शाह तमास इसका नाम था, द यंग ऑफ पर्जिया, यानी ये जो सबसे यंग रूलर है पर्जिया का वो कौन था, शाह तमपास था। अब क्या हुआ, शाह ने उसको सिक्योरिटी दी, किस बेस पे दिया था वो अभी हम देखते हैं। शाह इश्योर्ड हुमायूं ऑफ एवरी हेल्प प्रोवाइड द लेटर वुड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। शाह ने इसको बोला कि मैं तुम्हें हर हेल्प करूंगा, लेकिन तुमने बाद में मेरे कुछ शर्तें मानने होंगे, ठीक है। वो कौन कौन से थे, ऑन हुमायूं बिकमिंग शिया, हुमायूं को बोला तुम शिया बनो के, जो कि ये सुन्नी था। ऑन हिज एग्रीइंग टू स्प्रेड द शियाइज्म इन इंडो पाक, उसको बोला कि जब तुम इंडो पाक का किंग बनोगे तो तुम शियाइज्म को स्प्रेड करोगे। ऑन हिज प्रोमिसिंग टू रिटर्न कंदहार टू शाह, उसने बोला कि अगर मैंने कंदहार को रिकवर किया तो मैं तुम्हें दूंगा, शाह को इसने ये बोला था। अब ये मुआहदा हुआ था इसका शाह ऑफ ईरान के साथ, विद द हेल्प ऑफ द शाह ट्रूप्स। अब जो शाह के मलेशिया थे, जो के ट्रूप थे, उसकी मदद के साथ ही अटैक काबुल, उसने काबुल पे अटैक किया। कामरान जो कि वहाँ पे उसका भाई था, उसको उसने डिफीट कर दिया था 1545 में। मिका अल्सुआ को फाइट, जो कि वहाँ पे अस्करी उसका ब्रदर था, मिका को भी उसने क्या कर दिया, कन्क्विस्ट कर दिया था। कन्क्वायर्ड लाहौर, और बाद में ये लाहौर की तरफ आया और लाहौर को भी उसने क्या कर दिया, कन्क्वायर्ड कर दिया था। कन्क्वायर्ड हिज ओल्ड कैपिटल, उसने अपने जो ओल्ड कैपिटल था दिल्ली,
वो 1555 को भी उसने भी रिकवर कर लिया था। अब क्या हुआ, डेथ इन इन 1555 56 और 1556 को उसका डेथ हुआ था। ये लाइब्रेरी में जा रहा था, सीढ़ियों से गिर के इसका डेथ हुआ था। तो ये हुआ हुमायूं के बारे में। इंशाल्लाह इसके बाद हम इसके बेटे, हुमायूं के बेटे अकबर द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कि हमने हुमायूं और शेरशाह के बारे में पढ़ा था। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।